देखिए, इमरजेंसी की जो बात है, तो इमरजेंसी का ज़िक्र जैसे 25 जून 1975 को जो लागू हुई थी देश में, निश्चित तौर पे वो लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला अध्याय था, इसमें तो कोई शक नहीं है। समय-समय पर बहुत से राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा करी है, हम भी निंदा करते हैं। जिस प्रकार जन्म दिवस हर साल मनाया जाता है, उसी तरीके से जिस प्रकार महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, जिस प्रकार इंदिरा जी की जयंती मनाई जाती है, उसी प्रकार अगर कोई इतिहास में गलत घटना घटी है, ऐसी कोई घटना घटी है जिससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर, जिससे आम जनमानस के मन मस्तिष्क पर, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर कोई कुठाराघात हुआ है, तो उसको अगर याद किया गया है तो मैं नहीं समझता इसमें कोई बुराई है। अब इसका प्रोपेगेंडा विपक्ष क्यों बना रहा है? क्योंकि विपक्ष ने इस चुनाव में जो सीखा है, 2024 के आम चुनाव में विपक्ष ने, इंडी गठबंधन ने ये सीखा है कि गलत चीजों का प्रलाप करके, उनका गलत नैरेटिव सेट करके जनता के बीच में कैसे अपनी पैठ बनानी। जिस प्रकार इन्होंने संविधान के हनन की बात करी चुनाव के दौरान, जिस प्रकार इन्होंने संविधान को खत्म करने की, संविधान खतरे में है, ये बात आम हर एक नागरिक के मन में, दिमाग में बैठाने का प्रयास किया पूरे चुनाव के दौरान, उसी प्रकार ये इमरजेंसी पे छोटी सी टिप्पणी को इतना बड़ा बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या एक देश के राष्ट्रपति जो है, क्या उनको अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं है? क्या किसी काले अध्याय की चर्चा करना या उसकी निंदा करना उनका अधिकार नहीं है? अगर उन्होंने एक टिप्पणी कर दी, स्टेटमेंट दे दिया, तो क्या पूरे इंडिया गठबंधन को, विपक्ष को इस पे आमादा हो जाना चाहिए कि ये इंडिया अलायंस की साजिश है, इंडिया अलायंस के दबाव में राष्ट्रपति ऐसा बयान दे रहे हैं? निश्चित तौर पर नीरज जी, माफी मांगने जैसी बात नहीं है। देश की जनता ने जो जनादेश दिया है, क्या जनादेश दिया है, वो इंडिया गठबंधन को भी मालूम है और एनडीए अलायंस को भी मालूम है। किसके पास कितनी सीटें हैं, ये बहुत बार डिबेट में ये विषय आ चुका है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। कैसे आई है ये विषय भी रखा जा चुका है, किस प्रकार से झूठे प्रलोभन देकर के, गुमराह करके वोट बटोरे गए, ध्रुवीकरण करके, तो वो सब विषय तो कई बार आ चुके हैं। जो अघोषित आपातकाल की बात बार बार उठ रही है कि इन विगत 10 वर्षों में जिस तरीके से कहते हैं लोग कि नेताओं को जेल में डाला गया, बेल नहीं मिल रही, तो आप भी जानते हैं कि कोई भी न्यायिक प्रक्रिया जो है वो दंड संहिता चलती है, भारतीय दंड संहिता चलती है, आईपीसी सीआरपीसी चलती है, संविधान के अनुच्छेदों का उस पर रेफरेंस लिया जाता है। तो अगर किसी को बेल नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है उसके खिलाफ साक्ष्य है, तथ्य उसके प्रतिकूल है, उनके खिलाफ साक्ष्य होंगे तभी इनको बेल नहीं मिल रही होगी। वरना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालतें, सेशंस कोर्ट, ये सारे तो हैं, कहीं जाके अपनी वो डिमांड पूरी कर ले। अगर कहीं उनके वो सही है तो उनको कहीं ना कहीं रिलीफ तो मिलेगी। यही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो है जो इनके पक्ष में भी निर्णय देते हैं। यही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो है जिसने राहुल गांधी जी के जो ऊपर जो प्रतिबंध लगा था 6 साल तक चुनाव न लड़ने का, उसको रिवोक किया था, ठीक था, तब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ठीक है। अब अगर केजरीवाल को जमानत न दे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गलत हो जाता है। तो ये दोहरे मापदंड तो नहीं चलेंगे। और रोजगार की जहां तक बात है, एक बात 10 सेकंड दीजिए मुझे, जहां तक रोजगार की बात बार बार उठती है, मेरा ये मानना है कि विपक्ष जो है, जो प्रतिपक्ष है पूरा, मैं कलेक्टिव रूप में उसको ले रहा हूँ, सबको इंगित कर रहा हूँ कि उनकी नजर में रोजगार का मतलब है सरकारी नौकरी। यदि किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती है, वो भले बाबू हो जाए, चपरासी हो जाए, डीएम एसडीएम कुछ भी हो जाए, तो वो रोजगार पा गया। अब मुझे आप बताइए, अगर किसी को मुद्रा लोन दे दिया गया बैंक से 10,000 रुपए का या 50,000 रुपए का, 10 लाख रुपए तक की लिमिट है मुद्रा लोन की, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर किसी को बैंक ने 5 लाख रुपए का मुद्रा लोन दिया, जिसमें कि बहुत ज्यादा कागजातों की भी आवश्यकता नहीं होती है, और उसने अपना कोई व्यापार खड़ा किया, उसको उस व्यापार से महीने में 25,000 की कमाई हो रही है, तो क्या ये रोजगार नहीं है? मेरी नजर में है। मैं ऐसे रोजगार का समर्थन करता हूँ। नेहरू जी के समय में पहली लोकसभा में स्पीकर का चुनाव हुआ था, यहाँ 1940 में हुआ था, 1946 में हुआ था, यहाँ आप रिमाइंड कर ले। आज मुझे याद हुआ था कमालुद्दीन जी, 1946 में फर्स्ट टाइम हुआ था, 1946 में हुआ था, आप करेक्ट कर ले। उसके बाद से जो है, हाँ तो वो बोल रहे हैं ना, तो आप
तो आप लोग तो मुगलों के टाइम में बात है, एक थे जो मतलब माफी मांगते थे, माफी मांगते थे और उसके बाद से चंदा भी खाया, तो वो पैसा भी पेंशन भी खाया करते थे। अब देखते का जो मतलब जो ये करते हैं, जिस गोष्ठे को पूछते हैं, अब उस महात्मा को, जिस महात्मा का स्टैचू 99 देशों में हमको लगा, जिसे आजादी से पहले जान गया, उस महात्मा गांधी जी के बारे में बोला जाता है भाजपा की तरफ से, उन्हें नहीं जानता था, उन्हें बता दीजिए तो भाजपा वही काम करता है। मैं आप इतिहास पर ही बात कर रहा हूँ, आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो अभी बोलिए गुजरात है, जब सच्चाई आई तो आप भी बोले, आप बोले तो मैं सुना लगा का जवाब सुन ले। सुनने किसान सत्याग्रह से है, अगर देश की बात आप करते हैं, देश की जनता की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, युवाओं की बात 15 दिन में जो बीते हैं, आपने ये 15 दिन का सरकार आपने नहीं बनी, मैं आपको बता दूं, आपने शपथ भी नहीं लिया, ये अम्बार देख ले, इनके सुन ले, अम्बार सुन ले, जिस देश की जनता को आपस में कभी धर्म का ज्ञान नहीं था, उसको आपने बताया कि सेक्युलर क्या होता है, उसको आपने बताया कि सेक्युलर होना चाहिए, उसको आपने बताया कि हिंदू का धर्म ये काम आपने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। मतलब आपको जो वोट दे वो हिंदू है, आपको जो वोट न दे वो हिंदू नहीं है, भाजपा के साथ नहीं चलता है। जम्मू कश्मीर में मतलब इतने ज्यादा मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि एनटीए जो नेशनल जो है एजेंसी जिसे कहता हूँ 2017 में जिसका गठन हुआ, एक भी एग्जाम जो है नेता ये इतना निकले, और भाजपा का ही कनेक्शन क्यों होता है, भाजपा का नेता ही उसमें क्यों होता है? एक भी एनटीए 2017 के गठन के बाद 2017 के बाद एग्जाम जो नरेंद्र मोदी जी एक एग्जाम जो नहीं हो पा रहा है, परीक्षा पर चर्चा करने पहुंच जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, ये किसकी बात है? रजन जी, अरे भाई रजन भाई एक सवाल ले लीजिए। देखिए आप लोग एक एक लोग बोलेंगे तो हमको भी समझ में आएगा और जनता भी समझेगी। लेकिन इसका जवान ने जो बेरोजगार जवान घूम रहा है 2-2 करोड़ धंधे नौकरी की बात महिला को देने का वादा कि 2 पैसा का राहुल गांधी घर से आता, आप चुप रहिए, आपका टाइम पे बात करना, आपका टाइम पे बात करना, आप चुप रहिए, पहले सुनिए। आप धंधा नहीं दे रहे हैं अग्निवीर को, फर्जी बात तो ना करिए और आप 30-30 बच्चे फर्जी बात तो मत करिए, बाबा साहब तार्किक बात करिए। आरएसएस ने देश को लूटने का जो काम आप कह रहे किया है, सवाल भी ले लीजिए हमारा, रजन भाई सवाल भी ले लीजिए। भाई आप कितना सही हो, आगे वाले को गलत बोलकर सही साबित हो नहीं सकते हो जब तक कि आप अपने सही का प्रमाण न दे दो। तो सही का तो प्रमाण है नहीं आपातकाल की चर्चा। सुंदर जी, मैं बार बार अभी मैंने पहले भी डिबेट में जैसे कहा कि आपातकाल का स्मरण किया गया है, जैसे किसी काले अध्याय का स्मरण किया जाता है, किसी घटना का स्मरण किया जाता है, वैसे स्मरण किया गया। स्मरण करने के पीछे ये भी मंशा होती है कि भविष्य में ऐसी नोटबंदी अपनी सरकार और दूसरे की सरकार अगर आ जाए उससे भी ना हो, इसलिए उन चीजों को स्मरण किया जाता है कि ऐसी पुनरावृत्ति संविधान के इसमें साय में कभी ऐसी दोबारा न हो। और जो अवसर की बात कर रहे हैं हमारे साथी लोग, जो प्रतिपक्ष के नेता प्रवक्ता जो अवसर की बात कर रहे हैं, क्या आरएसएस ने फायदा उठाया, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ बहुत बड़ा फायदा नहीं उठाया था कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ जी वो जब जेल में थे, जनता को पिताजी का देहांत हुआ और उनको बेल नहीं मिला। अब जिस गंगा मैया की सफाई की बात कर रहे थे, ये भाजपा ने क्या बात करें, देश के हिसाब से कुछ लेना है, जानकारी के लिए नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, वो आम लगा रहा है, नौकरी के लिए नहीं पा रहे हो, लेकिन जो
किसी घटक दल के पास ऐसा कोई आया वो बताइए मुझे, कोई इनकी ऐसी एनजीओ आप एक नौकरी नहीं दे पा रहे हो, शिक्षा शून्य नौकरी के लिए रोजगार के लिए तो एक तो जो पेपर लीक हुआ तो इस बार लीकेजी सरकार उसके बाद से उन्हें कमालुद्दीन भाई एक मिनट, रजन भाई क्या इज्जत दिया जिसको क्षेत्रों में विद्यालय चला रहा है। एक सवाल है, आप सवाल इन सब चीजों को छोड़कर कहीं यह लोगों के दिमाग को भ्रमित करने के लिए उस जो वर्तमान में चल रहा है उस पर पर्दा डालने के लिए आपातकाल की चर्चा आप नहीं कर रहे हैं? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने फिर वही कहता हूँ, ये सिर्फ एक क्षण है, एक क्षण था और इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कैरी ऑन करने की कोई ना तो मंशा है ना ऐसी कोई आवश्यकता है। निश्चित तौर पे आगे संसद चलेगी और संसद स्वस्थ माहौल में उसमें परिचर्चाएं होंगी, नए बिल लाए जाएंगे जो जनता के हित में होंगे, वो सब कार्य होंगे, उनमें कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी अगर विपक्ष इस पूरे माहौल में सहमति जताता है, सहभागिता करता है। सरकार तो देश जो है सरकार तो बहुमत से चलती नहीं रजी, लेकिन देश जो है सहमति से चलता है। जब प्रतिपक्ष और सरकार दोनों में सहमति होगी तब देश चलेगा। और जहां मणिपुर की बात है तो क्या मणिपुर की चर्चा करने के लिए राहुल गांधी सदन में आए थे? आप इस बात के साक्षी हैं, आप बताइए, आपने भी तो देखा था क्या जब और जहां बार-बार लीक की बात करते हैं, जहां बार-बार पर्चा लीक की बात करते हैं, इतने दिनों से आप मुझे बताइए, आज 10-12 दिन हुआ जा रहा है, सिर्फ चिल्लाने के अलावा प्रतिपक्ष ने पूरे इंडी गठबंधन ने किसी एक नेता का मुझे आप नाम बताइए जिसने चिल्लाने के अलावा एक सुझाव दिया हो कि नहीं ऐसा करेंगे तो आगे पर्चा लीक नहीं होगा। इसकी राजनीति सिर्फ जानकारी नहीं है, उनको दुरुस्त करने का काम हम कर रहे हैं। हमने जांच कमेटी भी बनाई और डिपार्टमेंट के अंदर, संस्था के अंदर जहां उनको दुरुस्त करने के ऊपर काम चल रहा है और ये पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले भविष्य में दोबारा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन इस बार मैं कहता हूं, इन सब घटनाओं के लिए कोई सरकार सत्ता शासन दोषी नहीं होता है। 2-4 चंद व्यक्ति होते हैं जो लालच में आकर के या किन्हीं प्रलोभनों में आकर के इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जो दोषी पाए जाएंगे वो उनको टर्मिनेट किया जाएगा, उनको निष्कासित किया जाएगा। ठीक है, सरकार का लेखा जोखा लेने के लिए सरकार की समिति बनी है, क्या होती है केंद्र में, वो करती है, वो जनता को मणिपुर दरभंगा में एम्स बना और यहाँ जो मतलब मालूम पड़ता है लोग सोचते हैं एयरपोर्ट को नहीं है। तो इतनी बड़ी बढ़ती छुट्टी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी कि जो चीज बनाते भी नहीं वो किसको भी नाम लेके चले जाते हैं। अरे जो भी दिया हमने दिया है, जो है देश को सशक्त और मजबूत करने का काम, उसे आज प्राइवेटाइज करके या फिर जो किसी तरह से जो है कुछ मित्रों का जो है 16 लाख साढ़े 700 से ज्यादा किसान सही लेकिन ये 700 किसान शहीद हो जाते हैं, उनका पैसा नहीं। हमने तो एक भी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में देश के बारे में सोचते कभी 2047 नीरज जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, खैर आम आदमी पार्टी तो बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, विपक्ष में कांग्रेस पुरानी पार्टी है, तो जो विपक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है, आप मुझे बताइए जिस इमरजेंसी की चर्चा हो रही है वो इमरजेंसी का कारण क्या था? बहुत कम लोग जानते होंगे। एक इमरजेंसी के जो आम चुनाव थे उसमें इंदिरा जी रायबरेली से अपने प्रत्याशी जनरल के सामने जीती थी,
उसके खिलाफ वो हाईकोर्ट गए थे, उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया चुनाव। ये सबको मालूम है, ये सबको मालूम दोषी पाया गया। इनकी सदस्यता आपने पिछले 10 सालों में क्या किया और ये आपकी जो है उस समय का क्या इसकी अपील में सुप्रीम कोर्ट में मालूम है आपने 10 सालों में क्या किया है, बनाने का काम क्या आपके साथ पार्टी करती है। इंदिरा गांधी ने घूमना पड़ा, ये सब हुआ जो हमारा देश और जो है देश के जो है इमरजेंसी लागू कर दी गई। आप उस इमरजेंसी का प्रभाव क्या हुआ? पूरे हर जगह इमरजेंसी लगा हुआ ना, मुर्शिदाबाद का अभी भी मैं कहता हूं 3800 से ज्यादा अब जो चुनाव के खिलाफ मुर्शिदाबाद का लगा दिया, बंगाल के खिलाफ बंद कर दिए गए। लगा दिया। आपने ये क्या मुर्शिदाबाद नहीं तो क्या जो नौकरी मांगने को डंडा मिल रहा है, महिला सुरक्षा मांगे तो नीचे के नीचे कुचला जा रहा है, किसान न्याय मांगे तो जिला जा रहा है, ये भी आप बता रहे हैं। अरे भैया आप आगे का देखें, आप जो है देश के बारे में सोचे। कब तक यही बहाना ढूंढते रहेंगे, यहाँ तक कि बॉलीवुड भी ये सोचता रहेगा के माध्यम से राजनीति और मुद्दे से भाग रहा है। आप डरो मत, देखो गांधी जी का नाटक, डरो मत, आप डरेंगे नहीं। आप देश की उन्नति प्रगति के लिए अगर सोचेंगे, देश के लिए सोचेंगे, देश के युवाओं के लिए, तभी ये सब कर पाएंगे। ये भाजपा की मानसिकता नहीं, युवा आगे कैसे देश की महिला समान करते हो, देश में भाईचारा कांग्रेस के टाइम में हुआ कैसे किए, ये भाजपा की तरफ मंशा ही नहीं है। आजादी से पहले बीजेपी के जिन लोगों को चाहते हैं वो माफी भी न दी है, और जिनकी ये करते हैं सम्मानित नहीं है। जनता जान चुकी है, जनता तो जान गई, इसलिए यहाँ पे ला दिए। जो है आज जो है आपको नीतीश नायडू जो है डिपेंडेंट अलायंस करा रही है कि 2 खूंटे पे टिकी है सरकार, आप क्या बात करेंगे? जनता तो लाई दिया, ला देगी, आगे और भी सबक मिलेगा, जल्दी सबक मिलेगा, घबराए नहीं, जनता जल्दी सबक सिखाएगी भाजपा को। अरे चलिए आप डूब रहा था, बोल रहे थे अकेला मोदी जो है सबसे भारी। अरे भैया अपना हमारे गठबंधन के सभी साथी, सभी घटक हमारे साथ पूर्ण विश्वास में है, उनकी पूरी आस्था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है।